नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। दोस्तों, बदलते दौर में हमारे आसपास काफी कुछ बदल रहा है। हमारी लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और उम्र के हिसाब से हमारे शरीर की जरूरतें भी। विशेषज्ञों के अनुसार हड्डियों और मसल्स में कमजोरी महसूस होना बॉडी में मैग्नीशियम की कमी से होता है। महिलाओं में स्थिति थोड़ी ज्यादा जटिल होती है। बता दें कि शरीर को संभाल कर रखने वाली हड्डियां तब कमजोर हो जाती है जब इसमें कैल्शियम के साथ मिनरल्स की कमी हो जाती है। इसलिए इस पर ध्यान देना हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसमें हल्का सा फर्श पर गिरने भर से ही हड्डियां टूट सकती हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। और अगर कमजोर पड़ती हड्डियों की बात करें तो फिजिकल थेरेपी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। बता दें कि फिजियोथेरेपी सिर्फ दर्द से ही राहत नहीं दिलाती, बल्कि इसका इस्तेमाल ऑस्टियो आर्थराइटिस, घुटने का दर्द, पीठ दर्द और कई अलग अलग शारीरिक समस्याएं दूर करने के लिए किया जाता है। वैसे भी पूरी दुनिया भर में फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसलिए आज के अंक में हम अपने विशेषज्ञों से यही सब समझने की कोशिश करेंगे कि शरीर के जोड़ क्यों अकड़ जाते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि हमारे जोड़ जब हमारा साथ छोड़ने लगे तब हमें क्या करना चाहिए, और साथ न छोड़े इसके लिए भी क्या कर सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा, ताकि खोखली न हो आपकी हड्डियां, ऑस्टियोपोरोसिस से पहले फिजियोथेरेपी की भूमिका, लक्षण और जागरूकता। अगर आप भी हड्डियों की समस्या से ग्रस्त हैं, चलने, खड़े होने, हिलने डुलने के दरमियान दर्द रहता है, पीठ दर्द से परेशान हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं और विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060 और 1800-113061। इस बात का ध्यान रखें कि टोल फ्री के जरिए कॉल करने के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर विवेक शंकर हमारे साथ हैं। आप एम्स दिल्ली में ऑर्थोपेडिक विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर कमजोर पड़ती हड्डियों पर प्रकाश डालेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष त्यागी। आप दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि आपकी हड्डियां कमजोर ना हो इसके लिए क्या करें और किस तरह के उपाय अपना सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ स्काइप पर जुड़े रहेंगे महाराजा अग्रसेन अस्पताल से ऑर्थो सर्जन डॉक्टर नरेश अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्वस्थ किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। शरीर का एक कठोर अंग है हमारी हड्डियां, जो 50% पानी और 50% ठोस पदार्थ से मिलकर बनती है। जी हाँ, हड्डियां ही तो है जो हमारे शरीर को चलाने के साथ तमाम अंगों का पोषण करती है। गौरतलब है कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसमें 106 हड्डियां तो हाथ और पैरों में ही होती है, लेकिन सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है हमारी जांघों की। तभी तो ये शरीर का पूरा भार भी सहन करती है। गौरतलब है कि हड्डियां बचपन से लेकर किशोरावस्था तक बनती है, बढ़ती है और विकसित होती रहती है। हालांकि बुआई और कटाई से लेकर चलने, दौड़ने और झुककर काम करने से हड्डियां मजबूत तो होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब ये इतनी नाजुक और कमजोर हो जाती है कि मामूली सी चोट से भी चटाक से टूट जाती है। लेकिन ध्यान रहे, हड्डियां रातों रात कमजोर नहीं होती। ये प्रक्रिया तो सालों साल चलती रहती है। हड्डियों का क्षरण कैसे होता है, हड्डियां कैसे घिसती हैं और कैसे कमजोर हो जाती है, आइए समझते हैं कुछ इस तरह। ये है हमारे शरीर के अंदर का कार्टिलेज।
जी हाँ, कार्टिलेज वह तरल और लचीला ऊतक होता है जो किसी जोड़ के अंतिम सिरे को ढके हुए रखता है। जब कार्टिलेज घिस जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और इस रगड़ से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखिए, हड्डी के अंतिम सिरे को। यही है शार्क ऑब्जर्वर। इसी शार्क ऑब्जर्वर के कारण फिसलन होता है, कुछ इस प्रकार। और यह है हिप ज्वाइंट यानी कूल्हे का जोड़, जो शरीर के ऊपरी भाग को सहता है, जिसके कारण हम खड़े रहते हैं। कूल्हे का सॉकेट इसे जांघ की हड्डी से जोड़ता है और फिर यही सारी हड्डियां मिलकर चलाती है हमारे शरीर को। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज 10 में से 4 महिलाएं और 4 में से 1 पुरुष जोड़ और कमर के दर्द से परेशान हैं। जोड़ और कमर का दर्द उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और यदि महिलाओं की बात करें तो आमतौर पर घुटनों का दर्द पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। गौरतलब है कि गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए इस दौरान भरपूर कैल्शियम लेने की सलाह दी जाती है। इसी तरह जहां थायराइड ग्रंथि का असर भी हड्डियों पर पड़ सकता है, वहीं मोनोपॉज के दौरान शारीरिक और मानसिक स्तर पर बदलाव आने के साथ हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। अब यदि बात करें चलने, उठने, बैठने में परेशानी की, तो कमर या पीठ का दर्द है ही कुछ ऐसा। बता दें कि लंबे समय तक कमर और पीठ दर्द को टालना कभी अच्छा नहीं होता। और ये भी बता दें कि रीढ़ की हड्डी में होने वाला टीबी इंटरवर्टिकल डिस्क में शुरू होता है और फिर हड्डी में फैल सकता है। इसलिए जरूरी है समय रहते जागरूकता की। बहरहाल उम्र कोई भी हो, आपकी हड्डियां होंगी स्वस्थ तो जीवन चलेगा मस्त। क्योंकि हड्डियां शरीर की व्यवस्था होती है, स्वस्थता होती है और तो और देश की सुरक्षा होती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह की समस्याएं हो सकती है हड्डियों से जुड़ी हुई। डॉक्टर विवेक शंकर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों के दर्द की और इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो अक्सर ज्यादा होने लग जाती है। उम्र बढ़ने के साथ में हड्डियों की परेशानियां बढ़ती हैं, ये बहुत आम परेशानी लोगों में होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे आपको अभी बताया गया, उम्र बढ़ने के साथ में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगता है, हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। जो ज्वाइंट होता है जिसके ऊपर हड्डियों के ऊपर कार्टिलेज लेयर जैसे आप देख रहे थे, हड्डियों में कमजोरी आने के कारण वो हड्डियां वहां से कमजोर हो जाती हैं और दबने लगती हैं। और कार्टिलेज लेयर जो एक चिकना पदार्थ होता है जो दो सरफेस को चलाने में मदद करता है, उसमें उबड़ खाबड़ होने के कारण वो कार्टिलेज लेयर घिस जाता है और तब हड्डियों में और जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, आप अगर स्वस्थ खान पान ना करें, अगर आप अपना स्वास्थ्य का ना रखें, एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरेपी इन पार्ट नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर व्यायाम करके, और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। एरिएटेड ड्रिंक्स, ये बहुत ही नुकसानदायक होता है हड्डियों के लिए। स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको यूज, जो तंबाकू का किसी तरह का सेवन हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। तो ये सब चीज़ें उसको और कमजोर करती हैं। उम्र के साथ में अगर आपका वजन ज्यादा होता है तो हड्डियों पर और कार्टिलेज पर ज्यादा जोर पड़ता है, उसके कारण भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो मल्टीपल फैक्टर है जिसके कारण हड्डियों में कमजोरी आ जाती है उम्र के साथ में। और सबसे ज्यादा परेशानी घुटने से स्टार्ट होने की संभावना होती है। उसके बाद घुटने के बाद में वो परेशानी कूल्हे में, कमर की हड्डियां जो पीठ की नीचे की हड्डियां होती हैं स्पाइन की, उसमें
गर्दन की हड्डियों में ये परेशानी देखी जाती है। बिल्कुल। तो घुटने के दर्द से ये परेशानी जो शुरू होती है वो शरीर के बाकी हिस्सों में भी पहुंच सकती है, इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। डॉक्टर त्यागी, यहाँ पर बातचीत में आपको भी शामिल करना चाहूंगी। और जैसे कि अब तक हमें डॉक्टर विवेक शंकर ने बताया कि उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या बहुत ही आम हो जाती है, लेकिन क्या कम उम्र में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और इसकी क्या वजह हो सकती है, अगर हाँ तो? बिल्कुल। तो हमने जैसा कि सुना, बढ़ती उम्र के साथ तो ये समस्याएं हमारी आम जनसंख्या में हम देखते ही हैं, पर साथ ही साथ ये जो घुटनों दर्द या फिर जोड़ों की जो भी प्रॉब्लम है, अब हमें 25 से 30 की उम्र में भी बहुत अधिक मिलनी शुरू हो गई हैं। जी। तो सिर्फ बढ़ती उम्र ही जोड़ों के दर्द का एक कारण नहीं है। तो हमारे साइंस में एक वुल्फ्स लॉ होता है जो कि ये कहता है कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन। तो हमारी जो हड्डियों की फॉर्म है वो उस पर पड़ने वाली टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के अनुसार हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है। अच्छा। तो हमारी हड्डियां जब बढ़ रही हैं तो उसमें जो एक बोन मास डेंसिटी है वो एक पीक लेवल पर 20 की उम्र के आसपास आता है। उस समय यदि अगर हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि बोन पर हमारी लोडिंग प्रॉपर नहीं है, टेंसाइल फोर्सेस प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, या फिर कुछ ऐसी अन्य बीमारी है जिसके कारण बोन में कैल्शियम और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो भी एक कारण ऑस्टियोपोरोसिस का बन जाता है। दूसरा, अन्य इंजरीज। अब जैसे कि घुटने की बात हुई, तो घुटना हमारे शरीर में एक ऐसा जोड़ है कि जिसके कंपनसेशन हमारे फुट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है उसकी कंपनसेशन ऊपर नी में आती है। अच्छा। और हमारी ऊपर बॉडी का वेट भी नीचे की तरफ जाता है, तो कूलों से होते हुए कूले की कंपनसेशन या तो कमर में या फिर घुटने में आती है। तो घुटना एक ऐसा जोड़ है जहां कंपनसेशन होने की गुंजाइश बहुत कम है और ऊपर और नीचे से वहां लोड बहुत ज्यादा आता है। तो इसलिए घुटने में हमें ज्यादा जल्दी ऐसे चेंजेस देखने में नजर आते हैं। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। तो मैंने बताया उसमें लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटीज, इन सारी चीजों का प्रभाव हमारे जोड़ों पर पड़ता है। जो रोल है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमारा जो स्वास्थ्य है हमारा, वो निर्भर करता है कि हम किस तरह का खान पान रखते हैं और किस तरह की लाइफस्टाइल अपनाते हैं। तो बातचीत करेंगे इस पर आगे। जी चाहूंगा जी जरूर कि बच्चों में भी आजकल देखा जाता है कि हड्डियों की परेशानी, उनको हड्डियों में दर्द, और यंग पॉपुलेशन जो 20 से 30 और 20 से 40 के बीच में है, उनको भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द बहुत ज्यादा पाया जाने लगा है। इसका जो बेसिक रीजन है कि आजकल बच्चे खेल कूद से ज्यादा उनका जो पोस्चर है वो गलत है। घर पर बैठ के मोबाइल देखना, टीवी का देखना और मोबाइल का प्रयोग के कारण रीढ़ की हड्डी में, गर्दन की हड्डियों में, क्योंकि जब भी वो बच्चे मोबाइल देखते हैं तो गर्दन झुका होता है ऐसे नीचे की तरफ, उसके कारण लॉन्ग ड्यूरेशन तक गलत ढंग से वो बैठना उसके कारण होता है। ऑफिस गोअर्स पॉपुलेशन में जो कि काम करते हैं, ऑफिस में बैठ के चेयर पे बैठ के काम करते हैं, वो गलत ढंग से अगर बैठे तो उसके कारण भी रीढ़ की हड्डियों में आजकल बहुत ज्यादा परेशानियां देखी जा रही। तो उनको भी पोस्चर मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस बारे में भी बातचीत करेंगे आगे। इस बीच डॉक्टर नरेश अग्रवाल को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि पुरुषों के बनिस्बत महिलाओं में जो हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो ज्यादा दिखने लगती है, खासतौर पर उम्र बढ़ने के साथ। इसकी क्या खास वजह है? ये एक उम्र के बाद जब मेनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन करके जो हार्मोन होता है महिलाओं में, उसकी कमी होने के कारण हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो महिलाओं में मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होती है उस एज में। मोस्टली अगर कमी भी आती है तो 60-70 के बाद होती है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस का दर्द जो पुरुषों में काफी लेट आता है, महिलाओं में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आजकल मेनोपॉज का एज वैसे भी घटता जा रहा है। पहले 50 पे होता था, आजकल 40-45 पे ही मेनोपॉज हो जाता है। उसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या कुछ तरह के कैंसर है जिसमें दवाइयां खाते हैं, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस बहुत जल्दी महिलाओं में देखा जाने लग गया है। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती है, इस पर भी बातचीत करेंगे आगे। इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। कुशलपाल जी कैथल हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कुशलपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, नमस्कार कुशलपाल जी, आपकी आवाज हमें थोड़ी धीमी मिल रही है, कृपया तेज बोले, बताएं क्या सवाल है।
जी बताएं। आपके घुटने में दर्द रहता है? जी कुशलपाल जी, आपकी उम्र क्या होगी? अच्छा, 65 के आसपास। जी डॉक्टर विवेक शंकर, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? तो ये जो दर्द आपके गर्दन में भी दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डियों के ऊपर पार्ट में भी दर्द रहता है आपको? नहीं। हाथ में जो दर्द होता है वो क्या ऐसा दर्द होता है कि गर्दन से नीचे पूरे हाथ में एक खिंचाव लग रहा है, ऐसा दर्द होता है आपको? हेलो जी जी बताएं। चल, लग रहा हमारा संपर्क टूट गया है। कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप यहाँ पर? हाथों में दर्द कई बार जैसा ये बता रहे हैं कि इनका रेडिएटिंग पेन नहीं होता है, सिर्फ हाथों में दर्द होता है। कई बार हाथों में दर्द उस उम्र में कार्पल टनल जो एक नस जाती है उसके अंदर से, उसके कारण होता है। मैं और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उनसे ताकि उनको सही सलाह दे पाता, पर क्योंकि संपर्क टूट गया है तो मैं ये उनको सलाह दूंगा कि वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से जाके मिलें और उनसे वो प्रॉपर सलाह लें। जी जी बिल्कुल कुशलपाल जी, उम्मीद है आप इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे। आपने कार्पल टनल का जिक्र किया। हम देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं में कई बार कार्पल टनल सिंड्रोम की स्थिति नज़र आती है। इसकी कोई खास वजह है? वाटर रिटेंशन हो जाता है, उसके कारण वहाँ पे जो कार्पल टनल है जिसके अंदर से नर्व जाती है, मीडियन नर्व, वहाँ पे उसमें दबाव आ जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म में, डायबिटीज में ये रिस्क बढ़ जाता है और गर्भवती महिलाओं में भी थोड़ा सा वो रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण कार्पल टनल डेवलप हो जाता है। जी आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त नरेंद्र सिंह जी जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो नरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। हेलो, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर त्यागी आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी इस तरह की परेशानियां हड्डियों से और जोड़ों से जुड़ी हुई होती है, फिजियोथेरेपी की नौबत कब आती है? फिजियोथेरेपी के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। तो मैं दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी जस्ट एक रिहैबिलिटेशन का पार्ट नहीं है कि कुछ हो जाए आपको वहाँ भेजा जाए तो ही आप वहाँ जाएं। फिजियोथेरेपी एक प्रिवेंटिव केयर भी है। अच्छा। तो जैसा कि अभी हम जोड़ों का जिक्र कर रहे हैं, तो किसी भी जोड़ को मजबूत रखने के लिए वहाँ की आसपास की जो भी चीजें हैं उनको सशक्त रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि वहाँ की मांसपेशियां, जॉइंट पर आने वाले लोड्स। तो मांसपेशियों की ताकत जब हम बनाते हैं तो उसके साथ ही साथ बोन में कैल्शियम और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव होती है। दूसरा कि जोड़ के अंदर एक कार्टिलेज है और कार्टिलेज का जो न्यूट्रिशन है वो कंप्रेशन और रिलैक्सेशन से होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे फ्लूइड एक्सचेंज बढ़ता है और कार्टिलेज की जो न्यूट्रिशन है वो मेंटेन रहती है, तो उससे हमारा जोड़ सुरक्षित रहता है। तो फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्द आए उसके बाद ही हम कराएं। जब भी कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हो कि कुछ एबनॉर्मल बॉडी में हो रहा है, आपको सही नहीं लग रहा है, कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि जस्ट अलाइनमेंट में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, चलते वक्त लगता है कि इस घुटने पर या इस तरफ ज्यादा जोर आ रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा। तो ऐसे कोई साइंस भी अगर आपको मिलते हैं तो तुरंत आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं। तो वहाँ असेसमेंट होने के बाद वहाँ कुछ अगर टाइट स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिलीज किया जाता है, पर्टिकुलर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग आपको सिखाई जाती है कि वहाँ के आसपास, जोड़ के आसपास जो मांसपेशियां हैं उसका एक पर्टिकुलर बैलेंस वहां बना रहे, क्योंकि जोड़ को काम करने के लिए हर मांसपेशी के एक ऑप्टिमल फोर्स चाहिए, उसको मेंटेन होना बहुत आवश्यक है। तो जब आप वहां जाते हैं, असेसमेंट के बाद आपको पूरा प्रॉपर एक एक्सरसाइज का प्रोग्राम दिया जाता है और मैनुअल थेरेपी के द्वारा अगर उस समय कुछ करेक्शन करनी होती है अलाइनमेंट की मैनुअल थेरेपी से तो वो की जाती है, और कहीं आवश्यकता होती है तो इलेक्ट्रोथेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप प्रिवेंटिव और रिहैब दोनों तरीके से और क्यूरेटिव, तो तीनों तरीके से फिजियोथेरेपी का
फिजियोथेरेपी जो है वो उपचार भी है, तो वो बचाव का साधन भी है, तो इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। डॉक्टर विवेक शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जोड़ों की दर्द जब भी होती है तो फिर लोग यही समझते हैं कि ये गठिया या आर्थराइटिस है, जो अपने आप में कई तरह के होते हैं, तो आप इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? जोड़ों का दर्द अगर हम देखें तो वो एक ज्वाइंट से रिलेटेड हो सकता है या मल्टीपल ज्वाइंट से रिलेटेड हो सकता है। हमारे शरीर में हाथों में ज्वाइंट स्टार्ट करें, हाथों से लेकर के कोहनी, कंधा, गर्दन की जो हड्डियां हैं उसके ज्वाइंट, कमर की जो हड्डियां हैं उनपे ज्वाइंट, कूल्हा, नी, फुट, पैरों में जो ज्वाइंट है उसमें जी। तो अगर मल्टीपल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है, कई सारे ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट हैं, तो और उसमें सुबह में अगर जकड़न रहती है हाथ पैर की उंगलियों में, गर्दन को चलाने में दिक्कत होती है, तो वो एक हमें दर्शाता है कि वो गठिया रोग की तरफ हमें ले जाता है। लेकिन अगर वो किसी एक पर्टिकुलर ज्वाइंट में ही दिक्कत हो रही है, घुटने में ही दिक्कत हो रही है, या कूल्हे की हड्डी में ही दिक्कत हो रही है, गर्दन की या रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो रही है, तो वो उम्र के साथ में ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलोलाइसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें रीढ़ की हड्डी एक दूसरे पर खिसक जाती है, उसके कारण हो सकता है। कई बार चोट लग जाए किसी कारण से, उसमें भी जोड़ों का दर्द आता है, उस चोट के कारण वहां पे हड्डियों में जोड़ पड़ जाता है। जैसा डॉक्टर त्यागी ने बताया, मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर मांसपेशियां कमजोर रहेंगी तो भी जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हड्डियां तो एक स्ट्रक्चर है, उसको चलाने के लिए चलाती मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में कंट्रैक्शन होता है, तब वो चलता है। तो मांसपेशियों में अगर मजबूती ना हो, कमजोर हो जाए, तो भी जोड़ों में दर्द हो जाएगा। तो जोड़ों का दर्द सिर्फ एक कारण से नहीं हो सकता, कई कारण हो सकते हैं जोड़ों के दर्द होने के, और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस कारण से हो रहा है, ताकि ट्रीटमेंट जो उसका उपचार है वो उस कारण को देखते हुए उसको एड्रेस करके किया जाए। बिल्कुल। तो इसी तरह से जोड़ों के दर्द और हड्डियों की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जिसमें आज हम खास तौर पर हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं पर बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। देश के कई जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे जानना चाहेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही थी, कुछ और यहाँ पर आप इस बारे में रोशनी डालना चाहेंगे कि किस तरह से ये होता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने पर क्या किया जाना चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हड्डी की कमजोरी को कहा जाता है जी। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की जो सबसे ज्यादा ताकत जो हड्डियों में आती है 30 साल की उम्र में पीक कर जाती है। तो 30 साल की उम्र तक अगर हम अपनी हड्डियों का अच्छे से ख्याल रखें, जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, तो जितनी भी हड्डी में जितनी भी गेन, जितना भी पीक आया है उसके बाद डाउनफॉल शुरू होता है। अगर अच्छा पीक आया है तो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस डिले रहेगी, 60 साल 70 साल के बाद आएगी। अगर अच्छा पीक नहीं आया है, खान पान आपका न्यूट्रिशन बचपन में अच्छा नहीं रहा है, तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी आ जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कमजोर हड्डियां होती है तो हड्डियां टूटने का डर होता है। हल्की सी चोट पर हड्डियां टूट जाती है। आमतौर पर हड्डियां जो टूटती है वो कूल्हे की हड्डी और रीढ़ की हड्डी टूटती है। सबसे ज्यादा लोड जो जोर आता है वो इस पे आता है और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये टूट जाती है। और ओल्ड एज में जब ये टूट जाती है तो बहुत सारी परेशानियों को साथ इकट्ठे लेके आती है। तो इसका
प्रिवेंशन, इसका बचाव बहुत जरूरी है। अच्छा खान पान, जैसे कि मैंने कहा, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा एक्सरसाइज बचपन में से ही शुरू हो जाना चाहिए। फिर भी अगर हो जाए ऑस्टियोपोरोसिस तो उसके लिए कई सारी मेडिसिन है, कई सारे इलाज है, लेकिन उसको प्रॉपर जांच करके उसकी प्रॉपरली उसके कारण को जानते हुए कि क्यों हुआ ऑस्टियोपोरोसिस, रेगुलर ओल्ड एज की वजह से है या कोई अलग कारण की वजह से, उसके हिसाब से उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो भी इसका उपचार उपलब्ध है? ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप एक बार हड्डी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये ताजिंदगी ही आपको झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहना चाहेंगे? जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज का इलाज है। ऑस्टियोपोरोसिस का डेफिनेटली इलाज है, दवाइयों के द्वारा बहुत आसान तरीके से इलाज है। कई सारी दवाइयां आती है इसके लिए, जो कि आपको साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से अलग अलग चीजों में खानी पड़ती है। कोई दवाई है जो हफ्ते में खानी पड़ती है, कोई साल में लेनी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द कारण क्या था आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का। कई सारी दवाइयां हैं और इसका इलाज डेफिनेटली है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, काम और झेलने की जरूरत नहीं है इसको। बिल्कुल, तो इलाज बिल्कुल संभव है। जरूरत ये है कि जैसे ही समस्या हो तो तुरंत आप चिकित्सक से संपर्क करें, न कि अपने से किसी तरह से इलाज की व्यवस्था करें। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे कि बताया, डॉक्टर त्यागी, कि बचाव कर लेना बेहद ही जरूरी है, वही सबसे अच्छा तरीका है। तो ऐसे में ऑस्टियोपोरोसिस न हो, इसके लिए आप बचाव के क्या उपाय बताना चाहेंगे? तो जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या हैं अगर देखे जाएं, तो जैसा अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया कि जब हमारी पीक एज है जहां पर हमारा मैक्सिमम बोन मास बन जाना चाहिए, अगर वो नहीं बना है तो वो एक कारण है। तो पीक मास हम अटेन करें उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी सिटिंग हैबिट्स। तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में हम इंक्लूड करें। अपने दफ्तर में है या स्कूल में है, जहाँ भी हम हैं, बहुत लंबे समय एक ही पोजीशन में हम ना बैठे रहें। आपका जो स्क्रीन है उसमें हमारी गर्दन बहुत ज़्यादा आगे ना जाए, जिसको कि हम आम भाषा में फॉरवर्ड हेड पोस्चर कहते हैं, या फ़ोन देखते समय। तो अपने वर्क प्लेस में भी बीच बीच में उठकर आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस मीनोपॉज जो डिस्कस हुआ उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखा गया, अगर प्री मीनोपॉजल स्टेज में फीमेल्स अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से मेरा क्या मतलब है, तो जैसा कि रिसर्च कहती है, वो वर्जिशें जिसमें ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपके बॉडी वेट से डबल हो या उससे ज़्यादा हो, अगर ऐसी वर्जिशें प्री मीनोपॉजल पीरियड में शुरू कर दी जाएं तो हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस जो एज के साथ भी आती है वो बहुत डिले हो जाती है, काफी समय बाद आती है। दूसरा, या फिर जिनको मीनोपॉज हो गया और अब धीरे धीरे ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होना है, जो कि हर वर्ष 1% डिक्रीज होता है हमारी बोन मास में और 8 साल तक ऐसा कंटिन्यूस चलता है। अच्छा। तो उस पीरियड में लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जाकर मिलें, वो आपको सिखाएंगे। तीसरा जो हमारा ऐसा वर्ग है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, अब और भी विस्तार से जानेंगे कि महिलाएं खास तौर पे क्या क्या उपाय अपना सकती हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। मुकेश कुमार जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो मुकेश जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए, लग रहा है मुकेश जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है और यहाँ पे संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेजते हैं। तो आइए ऐसे कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है अंबाला से बलिंदर जी ने, और इनका सवाल ये है कि इनकी माँ को पिछले 30 सालों से जोड़ों में दर्द की समस्या है और इसके साथ ही इलाज के बावजूद कई बार ये समस्या बल्कि बढ़ जाती है। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसे में क्या करें। डॉक्टर अग्रवाल, आप इन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि ये कह रहे हैं पिछले 30 सालों से इनको जोड़ों में दर्द है, तो डेफिनेटली एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं होगी। हो सकता है गठियाबाई की शिकायत हो। तो डिटेल में जानना जरूरी है कि और कोई जोड़ इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, और कई सारे टेस्ट होते हैं जिससे पता लग जाएगा कि ये गठियाबाई, जैसे कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस या और कोई कारण से है। तो एक बार कारण का पता लग जाए, उसके हिसाब से इसका इलाज मुमकिन है और अच्छा इलाज है। जी बिल्कुल। तो बलिंदर जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विवेक शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों आमतौर पर हम सर्वाइकल के दर्द की समस्या भी बहुत ही आमतौर पर सुनने लगे हैं। क्या वजह है इसकी, क्या होता है सर्वाइकल में? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सर्वाइकल की दर्द, जो गर्दन में दर्द होता है जी,
उसका वो पहले देखा जाता था कि ओल्ड एज में 50 साल से उम्र ज़्यादा जिनकी होती थी उनमें देखा था। पर अभी ओपीडी में छोटे छोटे बच्चे 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे सर्वाइकल पेन, गर्दन में दर्द के कारण आते हैं दिखाने के लिए। और ये इंटेंसिटी, ये नंबर ऑफ पेशेंट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 20 साल 25 साल 30 साल और 35 साल में और ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न आज के दिन में है कि मोबाइल का जो यूज़ है वो बहुत बढ़ गया है। हमने मोबाइल को फ़ोन से बात करने के लिए रखा था, लेकिन उसको अब हम पढ़ने के लिए, उसमें काम करने के लिए और बहुत सारा समय उसमें बिताते हैं। पोस्चर खराब होने के कारण सर्वाइकल का पेन एक तरह का महामारी की तरह अभी प्रेजेंट कर रहा है अभी। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आदतों को ठीक करना जी। और गर्दन का, पीठ का जो पोस्चर होता है, जो सही गर्दन की अलाइनमेंट होती है, उसमें मेंटेन करना, उसके कारण सर्वाइकल का भी। बच्चों में भी बच्चे बाहर खेलने कम जाते हैं और मोबाइल पर ज्यादा खेलते हैं जी। उसके कारण भी एक गर्दन की परेशानी होती है। अगर आप नोटिस करें खुद के दिनचर्या में भी, तो आप सोने भी जाते हैं तो मोबाइल को हाथ में लेके देखते रहते हैं, उसके कारण भी गर्दन यूं रहता है, आपका सीधे आगे को झुका रहता है, जैसे बताया डॉक्टर त्यागी ने, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रखता है और गर्दन का दर्द रहता है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मेडिकल साइंस में हम हमेशा बोलते हैं जी। और इसको हमें इस चीज के लिए फॉलो करना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर पर बैठ के काम करना लंबे समय तक जब करते हैं तो जो हाइट होती है स्क्रीन की जी। अगर आप ध्यान दें, स्क्रीन की हाइट गर्दन के ये जो मुंह के हाइट है वहां से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि गर्दन यूं रहे और आप सीधा देख पाए। अगर स्क्रीन की हाइट गर्दन से नीचे की तरफ होगी तो आपको नीचे करके देखना पड़ेगा, गर्दन का अलाइनमेंट हमेशा फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाएगा। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो सर्वाइकल का पेन डेवलप नहीं होगा जी। इसके साथ में सर्वाइकल का पेन मांसपेशियों की कमजोरी के कारण भी होता है। तो मांसपेशियों की कमजोरी भी डॉक्टर विवेक शंकर यहाँ रुकना पड़ रहा है आपको, इसके बारे में भी जानेंगे आपसे आगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। नरेंद्र सिंह जी जम्मू से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नरेंद्र जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? नरेंद्र जी हेलो, चलिए लग रहा हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर विवेक जी आप बता सकते हैं, आपने बताया कि मांसपेशियों की अगर कमजोरी होती है तो उसके कारण भी सर्वाइकल का पेन आता है, बिकॉज मांसपेशियां ही हड्डी को अपने पोजीशन पे बना के रखती हैं। तो अगर आपको सर्वाइकल पेन डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले एक डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह करें कि इसका रीजन क्या है, पोस्चर मैनेजमेंट करें और मांसपेशियों के लिए अच्छी तरह से एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करें, उससे आपको फायदा होगा। दवाइयां आपको उस सर्वाइकल को पेन को कम करने में हेल्प करती हैं जी। पर अच्छा दिनचर्या रखना, अच्छा पोस्चर मैनेजमेंट करना और ढंग से बैठ के काम करना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर अग्रवाल क्या आप भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अगर सर्वाइकल की समस्या हो रही है तो क्या करें? मेरे ख्याल में सर्वाइकल की अगर समस्या हो ही गई है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की, अगर शुरुआती सिम्टम्स है तो बेस्ट इलाज मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी ही रहेगा। मैं अपने पेशेंट्स को फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही रेफर करता हूँ अगर शुरुआती सिम्टम्स है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दवाइयों का रोल है, सर्जरी का रोल है, पर शुरुआती केसेस में तो डेफिनेटली फिजियोथेरेपी का या एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा इसमें देखा गया है। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर त्यागी यहाँ पर आपकी भूमिका आती है, बताएं कि किस तरह से फिजियोथेरेपी से जो सर्वाइकल है इसकी समस्या दूर हो सकती है, और आपके पास जो केसेस आते हैं वो किस तरह के आते हैं? क्या आपको लगता है देख के कि कई बार केवल अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये से या कि ध्यान न देने की वजह से ही स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है? तो बिल्कुल मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, बट उससे पहले मैं एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा जी। कि अत्यधिक ये देखा गया जब हमारे पास पेशेंट ओपीडीज में आते हैं, जैसे ही गर्दन दर्द शुरू हुआ या कुछ हुआ, लोग गले में पट्टा, सर्वाइकल कॉलर पहनना शुरू कर देते हैं। तो उससे होता यूं है कि जब हम कॉलर पहनना शुरू करते हैं तो हमारी आसपास की जो मांसपेशियां जो गर्दन के चारों तरफ हैं वो और ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो अंदर जो हमारी जो हड्डियां हैं उनमें डीजनरेशन और ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो वो पट्टा पहनकर हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको और अत्यधिक बढ़ा रहे हैं। तो जब तक आपको एक एक्सपर्ट सलाह के द्वारा
कहा ना जाए कि आप पट्टा पहनिए, उससे पहले आप ना पहने। ठीक। तो आपके प्रश्न पर अब मैं आता हूँ कि किस प्रकार के पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनमें क्या कारण रहता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मोबाइल देखना और दिन भर जो हमारा पोस्चर रहता है वो उसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी गर्दन में दर्द होता है। तो इसके अलावा जो कई केसेस हमारे पास आते हैं जो मैं देख रहा हूँ आजकल, वो है जिम में अपनी जरूरत से ज्यादा या अपनी क्षमता से अधिक वजन उठा लेना और उसकी वजह से गर्दन पर अचानक जोर आ जाना। तो ऐसी गलती हम ना करें। जितनी आपकी क्षमता है, अत्यधिक कॉम्पिटिटिव होकर अपनी क्षमता से बाहर वजन हम ना उठाएं। दूसरे केसेस जो हमें मिलते हैं, गांव में माताएं बहनें अपने सर पे वो जो वजन उठाती हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है गर्दन में दर्द का। उससे डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकती है, जिससे कि हाथ की नस दबकर पूरे हाथ में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो इन चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो उससे बचा जा सकता है। पर आजकल जो पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं वो हमारे पास हैं 20 से 30 की उम्र वाले, जो कि एक पोस्चरल पेन सिंड्रोम है, या फिर आजकल इस सिंड्रोम का नाम आ गया है टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। तो टेक्सटिंग की वजह से हमारी नेक फॉरवर्ड हेड पोस्चर में जाती है, हमारी मसल्स की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, तो हमारी गर्दन के आसपास जो नसें हैं धीरे धीरे मांसपेशियों की जकड़न के कारण वो दबनी शुरू हो जाती हैं और हाथों में झंझनाहट, दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। तो जब भी ऐसा आपको कभी भी एक आध साइन भी महसूस हो तो तुरंत एक्सपर्ट सलाह लें, एक्सरसाइजेस शुरू करें, अपने पोस्चर को ठीक रखें। एक लास्ट में इस प्रश्न को खत्म मैं करना चाहूंगा इस तरीके से, हमारी मसल्स को हाइड्रेशन की बहुत ज्यादा नीड है। तो ऑफिस आवर्स में ये देखा जाता है कि अपने वर्क में हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि पानी भी नहीं पीते हैं। तो मसल्स को हाइड्रेशन चाहिए, तो इसलिए बीच बीच में अपने कार्य क्षेत्र पर हम पानी जरूर पीते रहें, तो उससे भी हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आना चाहूंगी डॉक्टर विवेक शंकर आपके पास। हम देखते हैं कि हमारे गांव में जो किसान हैं उनका काम बहुत ही श्रम साध्य काम है, उनको खेतों में लगना पड़ता है, और जो खासतौर पे खेतों में अगर मजदूरी कर रहे हैं तो उनका काम और ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है, और ख़ास तौर पे पोषण भी बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं ना हो, इसके लिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो गांव में जो काम करते हैं उनकी हड्डियां आमतौर पर देखा जाता है कि शहरों में जो लोग रहते हैं उनकी हड्डियां से ज़्यादा मजबूत होती है जी, बिकॉज वो बहुत मेहनत का काम करते हैं। हालांकि पोषण में कई बार कमी हो जाती है। तो मेरा सलाह यही है कि वो जो काम है वो करते रहें, ऐसा नहीं काम ना करें। लेकिन एक उम्र के बाद में बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाना, बहुत झुक के लंबे समय तक काम करना, जमीन पर बैठना या घुटने को बहुत ज़्यादा मोड़ के, जिसको बोलते हैं हिंदी में पालथी मार के बैठना, वो अवॉइड करें तो उस जगह का कार्टिलेज का जो डैमेज होता है वो कम होगा, तो उसके कारण जो जोड़ों की दर्द होगी वो कम होगी। तो पोषण, एक्सरसाइज जो कि गांव के लोग शहरों के लोग से ज्यादा करते हैं, काम रेगुलर करना। गांव के लोग धूप में बैठते हैं, शहर के लोग धूप का सेवन भी नहीं करते हैं, कम करते हैं, तो उनकी हड्डियां, गांव के लोगों की हड्डियां बहुत अच्छी होती हैं शहर के लोगों के हड्डियों से, मेरा ये मानना है। जी हाँ, तो प्राकृतिक रूप से और जिस तरह की परिस्थितियां होती है उस हिसाब से, जैसे कि बताया डॉक्टर विवेक शंकर ने, गांव के लोगों की हड्डियां मजबूत जरूर होती है, लेकिन खास तौर पे जब उम्र बढ़ने लगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। राजीव जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो राजीव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए जी राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अग्रवाल, आपसे जानना चाहूंगी कि घुटने की जो समस्या है वो बढ़ती उम्र के साथ अक्सर देखी जाती है और इसमें कई बार नी रिप्लेसमेंट की जरूरत महसूस की जाती है, तो कैसी स्थिति में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है? फिर से दोहराइएगा लास्ट वर्ड। जी जी, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत कब पड़ जाती है जब घुटने की समस्या हो? तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत जब पड़ती है जब कार्टिलेज इतना घिस जाए कि दोनों हड्डियां एक दूसरे से टकराने लग जाए और जिसके कारण दर्द असहनीय हो जाए। जी। चलना फिरना, नॉर्मल आम जिंदगी में थोड़ा बहुत भी चलना मुश्किल हो जाए, चाल में टेढ़ापन आ जाए, लचक के चलना शुरू हो जाए, इस तरह की स्थिति जब आ जाए तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट की जरूरत। इससे पहले तक दवाइयां, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, हर चीज से इसका बचाव संभव है, इलाज संभव है। लेकिन जब
पूरी तरह से कार्टिलेज घिस गया हो, हड्डियां एक दूसरे से टकराने लग गई हो, मामूली से मामूली काम, बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया, तो डेफिनेटली नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा इलाज है और 15-20 साल 25 साल तक बहुत आराम से लाइफ जी जा सकती नी रिप्लेसमेंट के बाद। जी जी बिल्कुल। तो नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपने बताया, इसी तरह से बातचीत को यहाँ पे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक स्वस्थ घुटना और एक अस्वस्थ घुटना किस तरह का दिखता है, ताकि जो तमाम स्थितियां हैं जो बन रही होती है घुटने में, वो आप जान सकें। तो आइए नजर डाल लेते हैं एक स्वस्थ घुटने पर। ये कार्टिलेज, ये घुटना को जब चलाते हैं तो ये कार्टिलेज एक दूसरे को घुटने को चलाने में मदद करता है। जी जी। और घुटने की जो रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उसका मजबूत होना जरूरी होता है, ताकि कार्टिलेज को वो सपोर्ट कर पाए। अगर घुटने की हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो वो कार्टिलेज दब जाएगा, और किसी भी सरफेस को चलाने के लिए दो सरफेस का स्मूथ होना जरूरी होता है। अब अगर दो कारण है, या तो कार्टिलेज घिस गया या हड्डियां घिस गई, हड्डियां कमजोर हो गई, तो दोनों में कोई भी कारण होगा, उसके कारण वो कार्टिलेज घिसेगा और उसके कारण वो उसके कारण जो घुटने में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे कह सकते हैं एक अस्वस्थ घुटना है, कार्टिलेज में टूट फूट मच चुकी है इसमें। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कार्टिलेज खराब हो गया है, जो चिकना सरफेस था वो खराब हो गया है। अब जब खराब हो गया है तो जब भी घुटना चलेगा और एक दूसरे पर घुटने का जो हड्डियां टकराएंगी तो दर्द होगा, इसके कारण उसका अलाइनमेंट भी खराब होता जाएगा धीरे धीरे। तो या तो घुटना अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मुड़ने लगेगा, तो अलाइनमेंट और वेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो खराब हो जाएगा और उसके कारण और दर्द बढ़ जाएगा। घुटना पूरा सीधा नहीं होगा, घुटना पूरा मुड़ेगा नहीं, तो ये परेशानी होगी। इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, घुटना खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में जैसा डॉक्टर अग्रवाल बताए थे, तब नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। अगर मांसपेशियों को जब इनिशियल फेज में ही मांसपेशियों को फिजियोथेरेपी से अच्छी तरह एक्सरसाइज करके कुछ चीजों को अवॉइड करके, नहीं करके, क्या नहीं करना है, 3 चीजें नहीं करनी है। जमीन पर नहीं बैठना है, पालथी मार के नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट को यूज करना अवॉइड करना है, सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करना है और एक्सरसाइज करना है। तो ये अगर करें आप और कुछ चीजों को अवॉइड करें तो इसकी परेशानी इनिशियल फेज में ही धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी और लंबे समय तक यही घुटना आपका साथ देगा। जी। हम अपने पेशेंट को हमेशा बोलते हैं कि ये जो घुटने की परेशानी है, दिस इज नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये जानलेवा नहीं है। ठीक है। ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। घुटने के कारण, दर्द के कारण आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? आप अपना काम नहीं कर पाते जी, आप कहीं जाने आने अवॉइड करने लगते हैं, तो पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ दोनों में इफेक्ट आने लगता है। आपका जो दिनचर्या, आपका जो प्रोफेशन है उसमें नहीं कर पाते, तो प्रोफेशनल लाइफ इन्वॉल्व होता है। तो अगर क्वेश्चन ये है घुटने का ऑपरेशन कब कराएं, अपने खुद से 3 क्वेश्चन पूछें। क्या मैं अपना दिनचर्या का हर काम कर पाता हूं? क्या मैं रात में सोने जाता हूं और दर्द होता है करवट लेने समय घुटने में, उसके कारण नींद खुल जाती है तो नींद डिस्टर्ब होता है, ये हो रहा है? और क्या मैं कहीं जाने में आने में
अपने में बहाना मारता हूँ कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ जाने से बहुत समय लगेगा, खड़ा होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तो सोशल लाइफ इफेक्ट हो रहा है आपका। तो अगर इन तीनों में से किसी का क्वेश्चन यस है तो आप सोचें कि आपको घुटने का ऑपरेशन की जरूरत है। अगर नहीं है इन तीनों में क्वेश्चन यस का आंसर यस, तो आप एक्सरसाइज करें, दवाइयां खाएं और कुछ चीजों को अवॉइड करें, जैसे बताया जमीन पर बैठना, पालथी मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना, तो आपका घुटना आपको साथ देगा लंबे समय तक। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राजीव जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। हेलो राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो राजीव जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए बातचीत नहीं हो पा रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और जो ईमेल के जरिए सवाल आ रहे हैं उन सवालों को शामिल करते हैं। नीलेश मौर्य जी ने सवाल भेजा है बक्सर बिहार से और ये जानना चाहते हैं कि क्या स्पॉन्डिलाइटिस केवल फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है? तो डॉक्टर त्यागी, क्या जवाब होगा आपका? हाँ बिल्कुल, पर इसमें हमें ये देखना होगा कि स्पॉन्डिलाइटिस की स्टेज क्या है। जी जी। तो हाँ, अगर अर्ली स्टेजेस में है, डीजनरेशन अर्ली स्टेजेस में है, तो ऑफ कोर्स मैं ये कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी से उसका इलाज संभव है और वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात हुई, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? हमारी सर्वाइकल की जो हड्डियाँ हैं उनका डीजनरेशन अर्थात घिसना शुरू हो जाना, उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हमारी हड्डी घिसनी शुरू होती है तो बोन में एक टेंडेंसी है कि जब जहाँ कुछ डीजनरेट हो रहा है तो वहाँ साथ ही साथ रीजनरेशन भी होगी। तो वो रीजनरेशन एंड्स प्लेट्स पे ओस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो हड्डी हमारी वर्टिब्रल बॉडी जो है, स्पाइन की जो हड्डी है, उसे बाहर निकलकर वहाँ की जो नसें हैं अगर उसको दबाना शुरू कर दें तो उसका दर्द फिर हाथ में झंझनाहट या कमजोरी के रूप में आना शुरू हो जाता है। तो जब मरीज हमारे पास आएगा तो हमसे हमारे क्लिनिकल कुछ टेस्ट होते हैं और एक्सरे, वो देखकर हम ये डिसाइड करते हैं किस स्टेज पर है, उसके अनुसार उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। अगर रेडिएटिंग पेन और ये सब नहीं शुरू हुए हैं तो उसका इलाज बहुत जल्दी कुछ समय में ही पूर्ण रूप से पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर रेडिएटिंग पेन आ भी रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं, पर वो थोड़ा सा समय लेते हैं। तो इसमें मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी तीनों का सहयोग हम लेते हैं और पेशेंट को होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया जाता है। अगर वो उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज संपूर्णतः पॉसिबल है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हम एक मानसिकता और लोगों में देखते हैं कि अगर घुटने में दर्द हो रहा है और नी रिप्लेसमेंट के लिए सुझाव भी चिकित्सक द्वारा दिया गया है, फिर भी उनका मानना होता है कि ये हमेशा के लिए काम करेगा नहीं, वापस से घुटने के दर्द की समस्याएं शुरू हो जाएगी और ऐसे में उसे टालने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो नी रिप्लेसमेंट होता है उसका असर कब तक रहता है? क्या कुछ सावधानियां भी इसके साथ बरतनी पड़ती है? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? नी रिप्लेसमेंट, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तभी कराना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट थोड़ी सी परेशानी में ही कराने पहुंच जाते हैं या कराने लग जाते हैं, तो उन केसेस में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, पेशेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है और वो उन पेशेंट से अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली वो बताएंगे कि मेरा नी रिप्लेसमेंट फेल हो गया है, मुझे कामयाबी नहीं मिली है। तो ऐसे केसेस ही एक कारण है कि नी रिप्लेसमेंट कुछ की जो कॉम्प्लिकेशंस है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर सही इंडिकेशन में अगर नी रिप्लेसमेंट किया जाए तो मैं नहीं मानता कि कोई भी उसमें परेशानी आनी चाहिए, कोई भी उसमें दर्द होना चाहिए। कम से कम 15-20 साल तक तो बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती। उसके बावजूद भी 15-20 साल के बाद क्या होता है, वो नी रिप्लेसमेंट जो किया हुआ है वो पकड़ छोड़ देता है हड्डी से, तो लूज हो जाता है। अच्छा। तो उसको वापस से निकालकर फिर से चेंज किया जा सकता है फर्दर 15-20 सालों के लिए। तो ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि 15 साल के बाद कंडेम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। उसको और भी आगे की रिवीजन नी रिप्लेसमेंट द्वारा उसको आगे और भी कंटिन्यू किया जा सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर विवेक शंकर आपसे जानना चाहेंगे कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कई बार हमने सुना है कि बीच में से कुछ हिस्सा है जो गल गया है या खिसक गया है, ऐसी स्थिति कब आती है? रीढ़ की हड्डी में जब कोई हिस्सा गल जाता है वो किसी
इन्फेक्शन के कारण सबसे कॉमन होता है वो इन्फेक्शन के कारण गल जाता है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस का पाया जाता है रीढ़ की हड्डियों में। तो उसमें ये जानना जरूरी है कि वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो कीटाणु होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, वो ब्लड खून के बहाव के थ्रू ही वहां पहुंचते हैं। तो वो किस टाइप का ट्यूबरकुलोसिस है, वो वहां पर कितना हड्डियों को कितना गला चुका है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है जानना। और इसमें अगर बुखार आ रहा हो पेशेंट को, अगर लेथार्जी रहती हो पेशेंट को, पैरों में दर्द रहता हो पेशेंट को, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर जिसको बोलते हैं कि शाम में बुखार बढ़ रहा हो पेशेंट को, भूख कम लगना, वजन का कम होना, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो एक तरह से इन्फेक्शन की तरफ हमें ले जाता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन, और उसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि एक्सरे, एमआरआई और ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं कुछ, वो करके हम जान पाते हैं कि वो इन्फेक्शन है कि नहीं। अब कई बार होता है कि रीढ़ की हड्डियों में हड्डियां एक दूसरे से खिसक जाती हैं, उसको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बोलते हैं। उसके कारण, उसका भी रीजन कई अलग अलग तरीके का स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है। चोट लगने के कारण हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में धीरे धीरे बढ़ जाता है, टूटने के कारण हो सकता है। तो उसका कारण जानना जरूरी होता है, और उसके कारण जो परेशानी होती है वो रीढ़ की हड्डियों में, कमर की हड्डियों में दर्द और पैरों में खिंचाव, झंझनाहट होना होता है जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसका जानकारी लें कि वो किस कारण से हो रहा है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। हरजीत सिंह जी बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। हरजीत जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हरजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए जो सवाल हमारे दर्शकों ने भेजे हैं इन्हें कार्यक्रम में लेते हैं। सवाल भेजा है सुरेश शर्मा जी ने बेंगलोर से। इनका कहना है कि 2013 में इनका एक्सीडेंट हो गया था और रीढ़ की जो हड्डी है वो टूट गई थी, प्लेट भी डाली गई थी और अब फिर से दर्द शुरू हो गया है। तो इनका सवाल ये है कि क्या फिजियोथेरेपी कराना ठीक है? क्या आप कहेंगे आप डॉक्टर त्यागी? जी बिल्कुल। तो सर्जरी हो चुकी है और उनसे मुझे अगर वो कहीं जाकर दिखा लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सर्जरी को कितना समय हो चुका है। जो 2013 में दुर्घटना हुई थी, आसपास ही मान लेते हैं जी। तो बिल्कुल बहुत लंबा समय बीत चुका है, वहाँ स्टेबिलिटी फिक्सेशन के द्वारा दी जा चुकी है और इतने लंबे समय से अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वहाँ के आसपास के जॉइंट्स में तो स्टिफनेस आ ही जाती है। तो वो बिल्कुल फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, जिसमें कि उनके आसपास के जोड़ जहाँ की स्टिफनेस आ गई है। वो क्यों आई है? क्योंकि सर्जरी के बाद ये होता है कि हमारे जहाँ भी सर्जरी होती है वहाँ के आसपास की मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, जो कि बॉडी का एक सेल्फ मैकेनिज्म है, इसको गार्डिंग कहा जाता है। और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हो जाता है कि मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ है, मुझे मूवमेंट नहीं करनी है, जो कि दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो जब वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो पूरा प्रॉपर असेस किया जाएगा कि फिलहाल उनके दर्द का कारण क्या बन रहा है, किस किस जोड़ में मूवमेंट कम हो गई है, कहाँ कहाँ स्टिफनेस आई है और कहाँ कहाँ मांसपेशियों की वीकनेस हुई है। क्योंकि सर्जरी के बाद वहाँ के आसपास की मांसपेशियों की वीकनेस बहुत बड़ा कारण बन जाती है दर्द का। तो ये सारे कारण वहाँ चेक किए जाएंगे और उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो बिल्कुल ही ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करा सकते हैं और जिससे कि इनको आराम मिलेगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहेंगे कि हड्डियों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो ना हो, जैसे कि आपने भी कार्यक्रम में पहले बताया था, बचाव को अपनाना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में चलते चलते कुछ खास सुझाव आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आज के दौर में सबसे ज्यादा कॉमनली जो देखा गया लॉकडाउन के बाद, विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा आ रही है। कारण ये रहा है कि लॉकडाउन में सब इंटीरियर रहे हैं, सूरज की रोशनी नहीं मिली है, तो विटामिन डी की कमी बच्चों में खास तौर पर बहुत ज्यादा देखी गई है और इवन अडल्ट्स में भी विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है। और हड्डियों में दर्द का सबसे बड़ा कारण विटामिन डी की कमी है, ना कि ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस से कभी दर्द नहीं होता, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से दर्द होता है। तो जिसको भी हड्डी में दर्द हो रहा है आज की डेट में, गो फॉर विटामिन डी टेस्टिंग। अगर कमी है तो उसको ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए, दवाई लीजिए, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत एडवांस एज में अगर हड्डी ब्रेक हो जाए या कुछ हो जाए तभी दर्द करती है, नहीं तो नहीं करती है। अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, गो फॉर विटामिन डी टेस्टिंग।
एक कंसल्टेशन लीजिए अपने ऑर्थोपेडिशियन से एंड उसका इलाज कराइए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश अग्रवाल। आप लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर विवेक शंकर आपसे जानना चाहूंगी कि गर्भावस्था के बाद की जो स्थिति है उसमें कहते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है वो बिल्कुल शून्य पर पहुंच जाती है जहां तक हड्डियों की मजबूती का सवाल है, तो उनके लिए कुछ खास सुझाव आप क्या देना चाहेंगे? मैं उनके लिए ये सुझाव देना चाहूँगा कि वो कैल्शियम और विटामिन डी, जैसे डॉक्टर अग्रवाल बता रहे थे, गर्भावस्था के बाद में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में जी। और उस कंडीशन में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज जरूर करें, बहुत अपने पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें ताकि वो मांसपेशियों में जो कमजोरी आ गई है, जो खिंचाव हो गया है वो मजबूत हो जी। और वजन भी उस समय बढ़ जाता है तो उस वजन को, बढ़े हुए वजन को एडजस्ट करने के लिए पैरों में मांसपेशियों में जो कूल्हे की मांसपेशियां हैं, घुटने की मांसपेशियां हैं, उसका एक्सरसाइज करें ताकि वो मजबूत रहे और आपके वजन को वो ठीक से उठा करके चल पाए। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर त्यागी, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? खासतौर पे महिलाओं की यहाँ पर बात हो रही है जिनमें खासतौर पे ये समस्याएं ज़्यादा देखी जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि वजन भी काफ़ी बढ़ने लग जाता है और जैसा कि आपने कहा कि उसे घटाने के लिए कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी एक्सरसाइज कर लेती हैं, तो ऐसे में चलते चलते क्या सुझाव आपके रहेंगे? बिल्कुल, तो मैं आपके प्रश्न पर आने से पहले एक बात बस ऐड करना चाहूंगा कि सन एक्सपोजर की जो बात हुई विटामिन डी के लिए, तो क्या किसी भी समय धूप में बैठ जाना ही पर्याप्त है कि हमें विटामिन डी स्किन में बनना शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं है। धूप का वो समय जब आपकी परछाई आपके शरीर से कम हो, उस समय जो धूप हमारी स्किन को मिलती है तब विटामिन डी स्किन में बनता है। अगर आपकी परछाई धूप में आपसे लंबी है, उस समय आप धूप तो ले रहे हैं पर आपकी स्किन में विटामिन डी नहीं बन रहा है, तो इस चीज का हम ध्यान दें। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा, बढ़ता वजन महिलाओं में जोड़ों के दर्द का कारण बनता है जी। हाँ, अवश्य ही एक कारण है, पर यह भी देखा गया है कि बहुत सारे मोटे लोग, उन्हें कोई घुटनों का दर्द नहीं होता, पर पतले लोग उनमें दर्द होता है। दूसरी बात आपने कही कि एक्सेसिव एक्सरसाइज, हाँ, तो जैसा कि हम सभी ने सुना है अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो किसी भी चीज का एक्सेस भी बेकार होता है। अगर हम एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पे वियर एंड टियर बहुत बढ़ जाता है, वो पेन का कारण बन जाता है। ठीक है। तो वजन का तो हम ध्यान दें ही, साथ साथ ही बस एक बात जैसे महिलाओं की हुई, मैं कहकर मैसेज देकर समाप्त करना चाहूंगा कि सिर्फ वॉकिंग से भी आप ऑस्टियोपोरोसिस को बचा सकते हैं, अपने जोड़ों के दर्द को बचा सकते हैं। पर कैसे? आपको एटलीस्ट 35 to 40 मिनट्स अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग 1 साल तक करते हैं तो आप अपने बोन के पीक मास को बढ़ा सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी और डॉक्टर विवेक शंकर, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हमें उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ज़रूर इन जानकारियों का लाभ होगा। इस बीच हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है गुवाहाटी से रचना मजूमदार जी ने, और उन्होंने पूछा है कि उनकी माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है, क्या करें? वहीं पलवल से शोभा सिंह जी का सवाल है कि घुटने के जख्मों पर बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, क्या करना चाहिए? दोस्तों, हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर आएं, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले किसान टीवी पर मिल जाएगी। और इस बीच आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हमारा ईमेल आईडी है swastkisan@gmail.com। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
बदलते भारत की शान।